गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने आपको ये सिखाया हुआ था कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। शायद आपको याद भी होगी बात कि ग्रेविटेशन का जो लॉ है उस लॉ में हमने 2 पॉइंट मास की कल्पना की थी जिसको हिंदी में पिंड कहते हैं। और क्लियर बात यह है कि उस दो पिंडों के बीच जो द्रव्यमान की वजह से यानी मासेस की वजह से आकर्षण का बल काम करता है, उस आकर्षण बल का जो मान है वो दोनों ही मास के प्रोडक्ट के बराबर। जैसा ऐसा देखिए ना कि मैंने ये कहा था कि ये अगर m1 मास है, ये अगर m2 मास है और दोनों पॉइंट मास होना चाहिए जिसको हिंदी में पिंड कहते हैं। आप इसको मतलब गोलाकार मास की कल्पना की गई है। मास जो वो क्या होना चाहिए, गोलाकार होना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन है, ये ऐसी मान्यता ली गई है। तो अगर दोनों के बीच की दूरी r हो तो हमने कहा था कि f का वैल्यू होता है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के बराबर। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। दो मास के बीच जो फोर्स लगते हैं उसको ग्रेविटेशन का फोर्स या गुरुत्वाकर्षण का बल कहते हैं, ऐसा हमने आपको बता दिया था। अब क्या है कि हम यह देखते हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये बात आपसे की थी कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी दोनों में फर्क होता है। सच्ची बात यह है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण का जो बल है इस ब्रह्मांड की हर किसी वस्तुओं पे काम करता है। वो चाहे मंगल ग्रह हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे बुध हो, चाहे सूर्य हो, सबके बीच ये फोर्स काम करता है। क्लियर। लेकिन अगर इसको हम जनरलाइज फॉर्म में कहते, सामान्य रूप है ये, इसको गुरुत्वाकर्षण का बल कहते हैं। छोटे दो मास के बीच भी किसी भी डायमेंशन में किसी भी जगह पर कितनी भी दूरी पर क्यों ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मैं यह कहूं कि ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर, सपोज कीजिए कि r दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है, इसका मास मैं m लेता हूं जो me मतलब अर्थ का मास है, और ये कोई दूसरा छोटा मास मान लो m0 है जो इसके केंद्र से r दूरी पर है। तो ऐसी अवस्था में जो ये ग्रेविटेशन का फोर्स होगा, जो गुरुत्वाकर्षण का बल होगा, वो g कैपिटल M स्मॉल m और अपॉन r स्क्वायर होगा। इस बल को मैं कहता हूं फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय बल। आज के लेक्चर का मुख्य बिंदु है ना गुरुत्वीय त्वरण यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसी पर आज हम लोग काम करने वाले हैं। सो आज का जो मेन टॉपिक है वो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मेरे प्यारे बच्चों, ये एकदम आप अपने बिहार बोर्ड के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने 9th क्लास के सारे लेक्चर्स को सही तरीके से देखो, सही तरीके से उसको क्लिक करो। और ये बिल्कुल एक इरादा आपका मजबूत रहना चाहिए, मेहनत करते जाइएगा। हमारे तरफ से दिया गया सपोर्ट आपके लिए सुपीरियर साबित होगा, ये मैं आपको हमेशा से कह रहा हूँ। मतलब आज का जो केंद्र बिंदु है अपने लेक्चर का वो है गुरुत्वीय त्वरण। याद रखिएगा, अभी जो चीजें मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, जो मैंने वहां लिखा कि अगर दो मासेस के बीच ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण के बल को परिभाषित करते समय उसमें से एक मास हमारे सौर मंडल का कोई सदस्य हो, जैसे ग्रह है, सूर्य है, चांद है, तो उस स्थिति में वह ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण का बल अपना एक अलग इमेज क्रिएट करता है। उसका नाम स्पेशलाइज करके हम लोग माने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की जगह पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहने लगते हैं। ये उसमें स्पेशलाइज है। आई बात समझ में ना। तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो सार्वत्रिक है, हर दो मास पर है। लेकिन अगर उसमें से एक मास के रूप में हम किसी
सौरमंडल के मेंबर को, सदस्य को शामिल कर लें तो वो फिर स्पेशलाइज हो जाता है और उसी का नाम पड़ता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्वीय बल। यानी अगर मैं ये कहूं कि पृथ्वी इस वस्तु को अपनी ओर जिस बल से आकर्षित कर रही है वो बल गुरुत्वीय बल है, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। बिल्कुल क्लियर हो गई बात। तो अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये है, अगर मैं ये कहूं कि ये पृथ्वी है यानी ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के सेंटर से अगर मान लेते हैं r दूरी पर ये वस्तु m मास की है और यहां से आपने ये देखना है कि ये वस्तु यहां से जब फोर्स इसके ऊपर लगा F जिसका वैल्यू, और ये भी इसको खींच रहा है अपनी तरफ, लेकिन जो असल बात है अगर मैं इसका त्वरण देखना चाहूं तो आपको तो पता है न्यूटन के गति नियम के हिसाब से कि त्वरण बराबर होता है क्या, फोर्स बटा मास, यानी त्वरण बराबर बल बटा द्रव्यमान। देखा जाए आपको तो सब कुछ मैंने पढ़ा लिया है, तो ए का वैल्यू कितना होगा, F बटा m होगा ना। बस इसी की बात मैं यहाँ करने वाला हूँ। आइए तो देखते जरा सा क्या होता। ये फोर्स का वैल्यू तो मालूम पड़ गया ना हम लोगों को, ये होता है G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। याद रखिए मैंने पृथ्वी के केंद्र से इसकी दूरी नापी है, समझ गए ना। छोटी छोटी बहुत महत्वपूर्ण बातों पर आज चर्चा होने वाली, तो सो आप बिल्कुल वीडियो को सही तरीके से आराम से समझदारी के साथ देखेंगे। आज का कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस चीज को आप रियलाइज भी करेंगे। आगे देखते चलिए। तो यह क्या होगा, फोर्स का वैल्यू तो पता पड़ गया हमको। आइए तो मैं देखता हूं कि इसके लिए जो त्वरण का मान होगा, जिसे मैं गुरुत्वीय त्वरण G कहता हूं, तो यहाँ पे G का वैल्यू कितना हो जाएगा, F बटा इसका मास अपना m0। और तब क्या मिलेगा, आपको मजा आएगा इस चीज को देख करके। आइए क्या मिलने वाला है, r स्क्वायर इंटू m0। इससे ये मर गया, यानी G का वैल्यू आ गया G इंटू m बटा r स्क्वायर। समझ गए ना, Gm इंटू m बटा r स्क्वायर, ये हो गया G का वैल्यू। क्लियर हो गया मामला। और एक्चुअली क्या होता है कि ये तो एक जनरल वैल्यू है। आपको मैं एक और बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जनरल वैल्यू है ये, इस आर में बहुत मसाला लगा हुआ है जिसकी पहचान अभी मैं आपको करवाता हूं। देखिए चूंकि आज यही लेक्चर ही है, आज गुरुत्वीय त्वरण पर ही काम करना है, तो इसके तमाम उन बातों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कम ऊंचाई का मतलब, आपको काइनेमेटिक्स में यानी सरल गतिकी में बोला था कि पृथ्वी के सतह के नजदीक G का मान कांस्टेंट रहता है, तो आखिर क्या है वो सच्चाई, इस अध्याय में, इस चैप्टर में ही उस पर बहस करेंगे, कि बल्कि अब कर रहे हैं। देखा जाए तो देखिए, तो ये अगर हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी की अपनी एक त्रिज्या है जिसको मैं r बोलता हूं, और ये पृथ्वी की सतह है। अगर मैं ये कहता हूं कि ये m0 मास यहाँ है आपका, और ये दूरी मैं यहाँ से सपोज कीजिए मैं h लेता हूं, तो इसका मतलब r का वैल्यू क्या हो जाएगा, r प्लस h हुआ, बिल्कुल होना है। और अगर r प्लस h वो वैल्यू हुआ तो क्या होगा बताइए। इसीलिए जो G का वैल्यू होगा वो है आपके पास G इंटू m बटे r प्लस h का होल स्क्वायर। अब क्लियर है बात। अब आप देखिए कि आपके एक्सप्रेशन में दो बातें हैं, एक तो पृथ्वी की त्रिज्या और ये पृथ्वी के सतह से वस्तु की ऊंचाई h। दो बात क्या है, पहली बात यह है कि आप अगर गौर से इस एक्सप्रेशन को देखें तो आपको ये पता पड़ेगा कि ये जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वस्तु के खुद के मास से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। देखो ना, इसके इस एक्सप्रेशन में ये गायब है कि नहीं है। इसीलिए हम लोग कहते हैं किसी वस्तु को, हल्की वस्तु हो भारी वस्तु हो, अगर आप पृथ्वी की सतह से समान ऊंचाई से सबको रिलीज करेंगे तो चूंकि उनके मास का उस मोशन में, उस गतिविधि में कोई योगदान है नहीं, इसीलिए वो सभी वस्तुएं
सतह पर एक समय एक साथ गिरेगी, और ये तब होगा जब बाहरी डिस्टरबेंस कोई उसके अंदर ना हो। अब हवा का झोंका, पृथ्वी का वस्तु का आकार वगैरह वगैरह ये फैक्टर नहीं आना चाहिए। तो हर चीजें, हर वस्तुएं एक साथ गिरेगी, क्योंकि उनके आकार या उनके मास का उसमें कोई भूमिका ही नहीं है। मास मैंने ही नहीं रखता है, इसीलिए हल्की वस्तु हो भारी वस्तु हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी एक साथ गिरेंगी। क्लियर? ये भी बात हम आपको समझा दी। एक दूसरी बात अभी क्या होनी है, यह H एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर मैं ये कहूं कि पृथ्वी की सतह के नजदीक की बात मैं करूं, नजदीक का मतलब 100 मीटर 50 मीटर, चूंकि पृथ्वी की जो त्रिज्या है, आइए ना हर चीज का आज जो है बिल्कुल आज इसको खोलते हैं अच्छे तरीके से और आपको समझाते हैं चीजों को, ताकि कहीं से कोई कंफ्यूजन ना बचे। कहते हैं अगर H वेरी वेरी लेस देन हो R से, R क्या है? यह है पृथ्वी की त्रिज्या। ये क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या, जिसका मान आपको भी शायद पता हो या ना हो, मैं बता देता हूं। R का वैल्यू होता है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर एक औसत त्रिज्या है पृथ्वी की। आई बात समझ में? तो पृथ्वी की जो औसत त्रिज्या, एवरेज रेडियस है, वो है कितना? 6400 किलोमीटर। और अब अगर मैं कहूं कि सतह से सपोज कीजिए कि 100 मीटर ऊपर में है, तब कहाँ 6400 किलोमीटर और कहाँ 100 मीटर। तो इसीलिए उससे उस H से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यही कारण है कि अर्थ की ये लिख दिया ना मैंने, तो क्या होगा? G0 बराबर G इंटू M बटा R²। ये पृथ्वी की सतह के नजदीक। और अब देखा जाए, G का मान आपको मालूम है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, है ना। M का वैल्यू होता है 6 गुना 10⁻24 kg। और आपको तो पता ही है R का वैल्यू है 6400 और गुना 10⁻³ मीटर कर दीजिए। इसको और सुधार के लिखना तो ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻, कितना 3 2 5 1 6 हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। अब ये सारे वैल्यू जब आप रखिएगा ना, तो आपको बड़ा ही खूबसूरत वैल्यू मिलेगा। इसीलिए अब मैं थोड़ा इधर से, इसीलिए G0 का मान मैं लिखता हूं जो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 10⁻6 इसका स्क्वायर, और ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में, ये यूनिट आ जाएगा। और यही वैल्यू आपको मिलता है लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी की सतह के नजदीक जो G का मान है वो कांस्टेंट रहता है और वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये इसकी सच्चाई है। आप एक बार एकदम अच्छे से देख लें, इसको अच्छे से समझ लें, कहीं से कोई डाउटफुल नहीं होना चाहिए आपको। एकदम बिल्कुल सब कुछ मैंने क्लियर आपको दिखा दिया। अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। आगे क्या बढ़ते हैं कि H अगर बढ़ेगा, पृथ्वी से अगर H का वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो देखिए वो किस तरह से, है ना, G का मान तब कांस्टेंट नहीं रह पाता। अगर ऐसा नहीं है, अगर पृथ्वी की सतह के करीब हम नहीं हैं, तो G का मान कांस्टेंट नहीं रह पाता, तब G का मान बदलता है। आपको ये अभी पता नहीं पड़ेगा। वेरिएशन इन G यानी G के मान में परिवर्तन के मूलतः 4 कारण होते हैं, जो मैं ऐसे आपको लिख करके बता देता हूं। आपके सिलेबस में फिलहाल उतना डिस्कशन नहीं है, लेकिन आपको मैं जानकारी के तौर पर बता दूं कि G का मान बदलने का कारण होता है। 4 कारण बेसिकली हैं G के मान बदलने के कारण। G के मान
बदलने के कारण, जी का मान हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है, बदलने के कारण। क्या क्या कारण है? तो सबसे पहला, पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई, और सिर्फ ऊंचाई ही नहीं और गहराई भी, दोनों वजह से, ऊंचाई के साथ साथ गहराई। एक्सप्रेशन तो मैं पूरा डिटेल अभी आपको करने की जरूरत नहीं है, पर मैं इसकी चर्चा थोड़ा कर देता हूं। देखा जाए, अगर मान लेते हैं, अगर मान यहां बनाता हूं डायग्राम, सपोज कीजिए ये पृथ्वी है, तो एक तो आपको मैंने डायग्राम बना करके दिया कि अगर मान लो वस्तु यहां है, ये H हो गया, और ये क्या हो गया, यहां से लेकर के ये वैल्यू आपका H हो गया, और यहां से ये वैल्यू मान लेते R हो गया। तो अभी आप खुद ही समझिए कि आप अभी कहाँ हैं, पृथ्वी की सतह के बाहर हैं, ऊंचाई पर हैं। H इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, पृथ्वी के सतह से H ऊंचाई है वस्तु की। आ गया, क्लियर हो गया मामला। तो ऐसे कंडीशन में अगर ये H नहीं है छोटा किससे, R से, मतलब जैसे कहते हैं ना कि 100 मीटर, मान लो 10 किलोमीटर की बात हो, 500 किलोमीटर की बात हो, तब तो छोटा नहीं होगा। और जब तब छोटा नहीं होगा तो ऐसे कंडीशन में आप देखिए एकदम क्लियर है, जी डैश का वैल्यू हो जाएगा GM बटा R प्लस H का होल स्क्वायर। समझ गए ना, जी का मान घटने लगता है। आप देख लीजिए यहां से, H और R, सॉरी G और H एक दूसरे के उल्टे रेशियो में है। समझ गए ना, आपका सिलेबस अलाउ नहीं कर रहा, इसीलिए मैं इसको और ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर रहा। अगर कभी आपको लगे कि नहीं इसको एक्सटेंड करने की जरूरत है तो कमेंट में लिख देना, मैं करके दे दूंगा। क्लियर? अब आइए देखते हैं। तो ये अगर हो गया, हाइट के साथ घटा इसका। अब दूसरा डायग्राम कहता है कि अगर मैं अंदर आता, गहराई में जाता हूं, हाँ इसका ग्राफ मैं दिखा दूंगा, बड़ा ही सुंदर ग्राफ होगा, मजा आएगा आपको। देखिए यहां से ये याद रख लेना कि ये सरफेस है ना, ये जी मैक्सिमम का पोजीशन है, ये आपको जी अधिकतम मान देता है, सब डायग्राम पर आ जाएगा। अब देखिए गहराई में अगर आप जाते हैं तो गहराई में जाने के बाद भी आपका गहराई के साथ है ना, गहराई के साथ, ये है ऊंचाई के साथ, ये किसके साथ है, ये है ऊंचाई के साथ, ऊंचाई के साथ है ना, ये है ऊंचाई के साथ, और ये हो गया गहराई के साथ। तो गहराई के साथ आएंगे तो क्या होगा, तो पृथ्वी के सतह के अंदर जाइए आप। पृथ्वी की सतह के जब अंदर जाएंगे, सपोज कीजिए आप यहां आ गए, इतना डेप्थ, तो क्या होगा, इतने ही के बदले पृथ्वी का जो ये वाला हिस्सा होगा ना, बस इतने ही हिस्सा के चलते आपको यहाँ पे फोर्स का एहसास होगा। तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू अगर H नीचे गई तो ये कितना होगा, ये होगा G डैश इक्वल टू GM डैश बटा दूरी कितना हो जाएगा, R माइनस H। अब आपको इसमें बहुत सारा राज छिपा हुआ, ये M डैश जो है ना, अब पूरे पृथ्वी का मास नहीं है, ये M डैश जो है वो पृथ्वी के शेष भाग का मास है, इसीलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन इतना समझ में आना चाहिए कि जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाते हैं हम लोग, गहराई में जाते हैं, तो H का मान फिर से घटने लगता है, और पृथ्वी के केंद्र पर जाकर के G का मान 0 हो जाता है। आई बात समझ में? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऊंचाई और गहराई दोनों स्थिति में G का मान बदलता है। अब मैं आपको एक इसका जो है ना ये दे रहा हूं, क्या बोलता हूं, इसका मैं एक आपको सिंपल एक लॉजिक दे रहा हूं, एक लाइन पर मैं सिखा रहा हूं। आइए, और तब मैं ग्राफ दिखाऊंगा, या ग्राफ ही दिखा देते हैं, और ग्राफ पर ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। देखा जाए, जैसे मान लेते हैं, ये देखिए इस एक्सिस पर मैं R रखता हूं और इस एक्सिस पर मैं G रखता हूं। ये मेरा एक्सपेक्टेशन और ग्राफ का जो मैथमेटिक्स है वो बताता है कि G की स्थिति कुछ ऐसी रहेगी। बस अब आपको मैं हर चीज यहां दिखा देता हूं, आप चिंता ना करें, सब कुछ क्लियर है।
ये देखिए आर लेस देन आर है, मतलब क्या हुआ, ये जो आर है ना, ये जिसको मैंने आर माइनस एच को जो मैंने आर लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, ये वस्तु और पृथ्वी का जो मास है ये एम डैश, उसके बीच का दूरी है वो आर। तो ये जब आर से छोटा हो, आर का मतलब क्या, ये पृथ्वी के सतह पर आ गए आप, आर जब पूरा हो गया इसका मतलब आप यहां पर हैं, तो उससे पहले जब रहिएगा, है ना, तो आप क्या देखते हैं कि जी जो है सो हाइट के साथ यानी आर के साथ जी का मान लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। लीनियरली मतलब देखो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो आर जो है वो प्रोपोर्शनल टू, या जी प्रोपोर्शनल टू आर है, ऐसा लिख देते हैं, जी प्रोपोर्शनल टू किसके है, आर के। जैसे जैसे आर का मान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, जी का मान इंक्रीज करता चला जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ आर बराबर आर पर आ जाते हैं यानी सतह पर आ गए, तो उस समय में जी का वैल्यू एकदम मैक्सिमम होगा, ये जी नॉट के बराबर होगा, जो होगा जी एम बटा आर स्क्वायर, और ये मैक्सिमम वैल्यू होता है जी का। और कोई अगर आपसे पूछे, जैसे ही आप इधर जाते हैं तो आर यानी जी जो है वो ऐसे आर के साथ नॉन लीनियरली, है ना, घटता है ना, देख रहे हैं घट रहा है, घट रहा है, ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, ये नॉन लीनियर ग्राफ है, और अनंत पर जाकर के जी का मान क्या होता है, जीरो होता है। समझ में आई बात ना। तो ऊंचाई और गहराई दोनों अगर कंसिडरेबल हो, वेरी स्मॉल यानी बहुत छोटा नहीं हो, तो जी का मान ऊंचाई और गहराई दोनों के साथ बदलता है। ये मैं आपको जानकारी के लिए, आपके सिलेबस में इसकी बृहद चर्चा नहीं है, फिर भी मैं आपको बता करके दे रहा हूं। तीसरी बात ये हो गया। अब देखा जाए कि पृथ्वी की, और अब इसके बाद मैथमेटिक्स कोई नहीं है, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण भी जी का मान बदलता है ना, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा आप जान लीजिए, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, घूर्णन के कारण भी जी का मान बदलता है। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, 11th में आइएगा, सबका मैथमेटिक्स दिखेगा आपको, मैक्सिमम इसका तो दिखेगा ही, जी का मान बदलता है। इसमें भी आप देखेंगे कि विषुवत रेखा पर जाएंगे तो जी का मान कम होगा अपने वाजिब वैल्यू से। जब आप ध्रुव पर जाएंगे, पोल पर जाएंगे, तो जी का जो ट्रू वैल्यू है ओरिजिनल वो मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ है, अभी आपको उस पर कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। तीसरा होता है पृथ्वी का पूर्णतः गोलाकार न होना। पृथ्वी का पूर्णतः गोलाकार न होना, पृथ्वी का पूर्णतः गोलाकार न होना, अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन एस्फेरिटी ऑफ द अर्थ। हम लोग कैलकुलेशन के लिए कहते हैं कि पृथ्वी एक कंप्लीट गोला है, लेकिन सच्चाई वो नहीं है, पृथ्वी एक कंप्लीट गोला नहीं है, तो उसके वजह से भी जी का मान बदलता है। और चौथा है कि पृथ्वी के द्रव्यमान का असमान वितरण, पृथ्वी के द्रव्यमान का असमान वितरण, द्रव्यमान का असमान वितरण, ये भी बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से पृथ्वी के सतह के ऊपर जी का मान जो है वो बदलता है। ये 4 मूल कारण हैं। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित कुछ बहुत सी बेसिक बातों पर हमने आज चर्चा की, और हमारी ये कोशिश रही कि इसके मूलभूत तथ्यों पर आपकी नज़र खींची जाए, और ये प्रयास किया जाए कि आपने उन तमाम चीज़ों को एकदम बिल्कुल मजबूती के साथ सीखा समझा है। और इन्हीं बातों को मैं एकदम ध्यान पूर्वक आपसे ये निवेदन करता हूँ, मैं आपसे एक सलाह करता हूँ, आपको एक मशवरा देता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करो, अपने बिल्कुल मेहनत को लगातार रखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों में,
और लाइक बटन को दबाइए और ज्ञान बढ़ाइए, नॉलेज बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।